तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। इस सेशन में हम लोग जनरली फिजिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस किया करते हैं क्लास 12 के लिए। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने इसके ऊपर कुछ बातें भी करी थी कि ये क्या होता है। आज की क्लास में हम इसके कुछ फार्मूला बेस्ड हम लोग डेरिवेशंस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के वैद्युत क्षेत्र जो है वो हमको देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप के आवेश में, है ना। हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण आ जाए तो उसका क्या होगा, है ना। ये सारी चीजों के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश भी आज करेंगे। तो टॉपिक की हेडिंग कंटिन्यू रखेंगे विद इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। चलिए, तो आज की क्लास में हम जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं वो जरा समझिए, उसको थोड़ा सा समझिए। सपोज करते हैं यहां पर ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ होता है। तो इसके चारों तरफ जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो हमने डेफिनेशन देखी थी, जो कंडीशन देखी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे बाहर की तरफ होगा, है ना। अब मैं क्या सपोज करता हूं, मैं ये सपोज करता हूं कि इसके नियर कोई टेस्ट चार्ज मिला है, या फिर मैं ये बात करता हूं ये एक चार्ज है और इस चार्ज से सपोज एक पॉइंट है P और ये पॉइंट इस चार्ज से जो डिस्टेंस पर है, सपोज ये डिस्टेंस है R। क्या बोला हमने ये बोला कि इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। तो इसकी वजह से देखो, बड़ी पहले ये बात समझो इंपॉर्टेंट, कि हर चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमने लिख लिया था। वैद्युत क्षेत्र आवेश से अनंत की ओर विस्तारित होता है। मीन्स इट ट्रेवल्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये बात ध्यान रखेंगे, इस चीज की मैं यहां बात करूं तो इस आवेश से मतलब काफी दूरी पर भी अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पर भी इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखने को वहां पर भी मिलेगा। सेम चीज हम आज बात कर रहे हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। कितनी भी दूरी ये हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना। कितनी भी दूरी ये हो सकता है पी पॉइंट, इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, इसकी वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, हमने डेफिनेशन पढ़ी है पिछली क्लास में, वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही। इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अगर यहां पर कोई चार्ज आ जाए इस पी पॉइंट पर तो उसको ये वाला चार्ज अगर सपोज खींच रहा है अपनी तरफ, ये प्लस है, सपोज यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर सपोज यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज आ गया तो प्लस क्यू चार्ज उसको जल्दी एकदम से अपनी तरफ खींच देगा या फिर हल्के हल्के से अपनी तरफ खींचेगा। इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमको पता लगाना है कि इसका विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर कितना प्रबल या फिर कितना दुर्बल, मतलब क्या मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, वैद्युत आवेश या फिर इसको बिंदु आवेश भी कहते हैं, पॉइंट चार्ज कह लीजिए, के कारण
r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, intensity of electric field at a point P which is r distance away from the charge. नोट डाउन करेंगे। r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर हम सपोज करेंगे, माना प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो बात डिस्कस करी थी, हम जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैलकुलेशन जब करेंगे, तो हमको क्या करना है, वहां पर एक बिंदु आवेश यानी कि एक टेस्ट चार्ज, सॉरी एक परीक्षण आवेश यानी कि एक टेस्ट चार्ज को लेना है। ठीक वैसा ही काम मैं आज भी करूंगा। यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज को लेता हूं Q0। माना P बिंदु पर परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। ये लाइन आप लिखेंगे नहीं भी तो भी काम चलेगा, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। P बिंदु पर टेस्ट चार्ज Q0 उपस्थित है, यानी P पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि पता लगाना था भाई, कैलकुलेट करना था कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने बोला था इसका काम ही टेस्ट करने का रहेगा। इसका जब भी हमको कुछ चीज टेस्ट करनी रहेगी, पता करना रहेगा, वहां पर हम टेस्ट चार्ज को ले लेंगे। तो हमको P पॉइंट पर टेस्ट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस Q के कारण। ठीक है, अब देखिए, आज मैं आपको एक पिछली क्लास में क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी। पिछली क्लास में क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। ये बताई थी विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश को लाए जाने पर वह एक बल का अनुभव करता है ना। अब इसी डेफिनेशन को हम आज दूसरे टर्म्स में देखेंगे। इसी डेफिनेशन को हम आज दूसरे टर्म्स में देखेंगे। इसको मैं बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। वैद्युत क्षेत्र हमने डिस्कस किया था कि कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, कौन सा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब उसको मेजर करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मेजर करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपली क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, किसी आवेश के चारों तरफ कितना वैद्युत क्षेत्र है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बताएंगे। और ये कैसे हम निकालते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। इसके लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, फोर्स, फोर्स यानी कि बल, किस पर बल, परीक्षण आवेश पर बल, लगने वाला बल, अपॉन परीक्षण आवेश। नोट डाउन करेंगे इसे, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं।
परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ई से निरूपित करते हैं। सदिश राशि होती है, सदिश राशि ये होती है, यानी कि इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसको हम दिखाएंगे ई वेक्टर से, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई बराबर एफ अपॉन परीक्षण आवेश क्या हो गया, Q0। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि यहां से है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश क्या ले रखा है हमने, चार्ज क्या ले रखा है, Q0। तो कितना बल लग रहा है, F बटे Q0, जो हमने टेस्ट चार्ज ले रखा है। इसका मात्रक के ऊपर बात कर लेते हैं। SI मात्रक, SI मात्रक, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम। चलिए इतनी चीजें नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ये 3 पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करें। चलिए यहां तक की बातें नोट डाउन हो गई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो है इसकी विमा, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या डायमेंशन होनी चाहिए ई की, देखिए ई की डायमेंशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ई की डायमेंशन लिखने के लिए हमको बल की डायमेंशन याद होनी चाहिए, फोर्स की, जो कि होती है mlt-2, और जो Q0 है, Q0 क्या है, आवेश है, आवेश की विमा होगी AT। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, AT, क्योंकि चार्ज बराबर होता है धारा गुणा समय। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। तो Q की डायमेंशन वही होगी जो I और T की होगी। I की डायमेंशन A होती है, T की डायमेंशन T होती है, तो यहाँ से AT आ गया। ये डायमेंशन आपको याद रखनी है, क्लास 11th का टॉपिक है। पूरे फिजिक्स में आपको ये डायमेंशन वाला काम करना ही पड़ेगा, तो इसको याद कर लें, समझ लें, सीख लें, बट इसे छोड़े ना। ये AT ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर्स इसकी माइनस हो जाएंगी। MLT -2 और -1 कितना हो गया, -3, और A हो गया -1। तो भाई ये डायमेंशन होती है E की, इसको कोई भूलेगा नहीं, इस डायमेंशन को कोई भूलेगा नहीं, इसे याद रखिएगा, इसे कोई भूलेगा नहीं, इसको याद रखिएगा। नोट डाउन करें।
चलिए, तो अब आते हैं मेन पार्ट पर। मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट था हमारा कि हमको किस तरीके से पता लगाना है कि किसी आवेश के, किसी भी चार्ज के आसपास किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी होगी। चलिए अपना डायग्राम वापस लाते हैं हम लोग, जिसकी जरूरत हमको पड़ेगी। ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही आसान है डेरिवेशन, मुश्किल नहीं है। F अपॉन क्यू जीरो होगा। F क्या होगा? F के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो F होगा Q यानी कि प्लस Q व Q नॉट के बीच। अब कौन सा बल लगेगा? जो भी बल लग रहा है वो। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हमने कौन से नियम में देखा है? कूलाम लॉ में, कूलाम नियम में। दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? कूलाम लॉ। तो F हम जानते हैं, F इज कूलाम फोर्स। F इज व्हाट? F इज कूलाम फोर्स। तो इन दोनों के बीच में कूलाम फोर्स की वैल्यू आप मुझे जल्दी से बताएंगे कितनी होगी? F इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन इनके बीच की दूरी r²। यही तो पढ़ा था हमने, है ना? और अपॉन में क्या है भाई? Q नॉट है। देखिए Q नॉट एंड Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली 1/4πε0 Q अपॉन r² न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना यहाँ पर भूल गया था, बट उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमको परिमाण मिल गया। ये क्या मिल गया? ये मैग्नीट्यूड मिल गया। ये क्या मिल गया हमको? मैग्नीट्यूड मिल गया, यानी कि कितना परिमाण रहेगा यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह से कितना परिमाण रहेगा? 1/4πε0 Q अपॉन r²। और साथ ही साथ दिशा, डायरेक्शन, क्योंकि ये सदिश राशि है भाई, इसकी दिशा हमको देनी होती है, तो इसकी दिशा वही होगी जो F की दिशा होगी, F की दिशा। अब मुझे बात बताइए आप, इस केस में अगर मैं कंसिडर करूं, इस केस में अगर मैं कंसिडर करूं, यहां पर अगर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वैसे यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं हटा देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो यहां पर जो भी चार्ज होगा, जैसे सपोज प्लस चार्ज है, अब मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं फॉर एग्जांपल, अब समझने के लिए कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम इनकी। तो भाई ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज मैंने क्या बताया था? अत्यंत लघु धनावेश, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, यानी कि यहां पर मुझे जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी फोर्स की, वो ये रहेगी। ये दिशा किसकी रहेगी? इस Q0 पर लगने वाले बल की, इसके कारण। यही दिशा जो है E की भी रहेगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही रहेगी, बल की दिशा भी यही रहेगी। तो हमने क्या लिखा? जो इसकी दिशा रहेगी वो F की दिशा रहेगी। आप पहले F निकाल लो, उसकी F की जो डायरेक्शन रहेगी वो E की डायरेक्शन। अच्छा, मैं अगर एक बात करता हूं कि यहां पर सपोज काम थोड़ा चेंज हो गया, यहां पर सपोज प्लस की जगह माइनस चार्ज आ गया, प्लस की जगह माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस, और ये क्या होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, अत्यंत लघु धनावेश। माइनस प्लस को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो इस केस में बल की दिशा ऐसी हो जाएगी, तो जो बल की दिशा वही क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ई की दिशा होगी उसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, उसमें आपको बस एफ की दिशा फाइंड आउट करनी है। जो एफ की दिशा रहेगी वही ई की डायरेक्शन भी रहेगी। नोट डाउन कर लेंगे इस बात को, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर हम न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। चलिए देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला आया है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। ठीक है, ये हो गया इसका अदिश रूप, यानी कि इसमें हमको सिर्फ परिमाण मिलेगा।
इसको सदिश रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं हम, यानी कि वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए वेक्टर रूप में हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये तो सिर्फ परिमाण दे रहे हैं, अभी तो हम इसके ऊपर से वेक्टर हटा देंगे क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दिशा इसमें हम कब लगाएंगे, जब हम इसमें डायरेक्शन लगाएंगे तब वेक्टर लगेगा। अच्छा, इसको सदिश रूप हम कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए। सदिश रूप बनाने के लिए मतलब अगर इसके ऊपर वेक्टर लगाना है हमको, अगर इसके ऊपर वेक्टर लगाना है तो हमको इसको क्या करनी पड़ेगी, एक दिशा देनी पड़ेगी। वो दिशा के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आर कैप। आर डिस्टेंस है, जो पॉइंट जो ये क्यू चार्ज है, यहां से इस क्यू नॉट चार्ज की यानी जो बिंदु पी है हमारे पास, इसकी दूरी कितनी है, आर। तो यहां से इस दिशा में दूरी, यानी कि हमने आर का यूनिट वेक्टर लिया है। हमेशा यूनिट वेक्टर, इसको क्या कहेंगे, एकांक सदिश। अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा तो इसको कहते हैं हम एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, इसका काम होता है डायरेक्शन, यानी कि ये दिशा देने का काम करता है। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर किसी मैग्नीट्यूड यानी किसी क्वांटिटी के साथ लगा देते हैं तो वो दिशा उसकी दिखा देता है। तो अब ये वेक्टर बन गया क्योंकि इसके साथ परिमाण तो था ही, दिशा भी आगे। सदिश के पास परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो परिमाण हमने फाइंड आउट कर लिया था, दिशा निकाल ली, यानी मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाल लिया था, डायरेक्शन निकाल ली। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, आर कैप को हम क्या है, आर कैप को अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको हम लिखते हैं आर अपॉन वेक्टर आर अपॉन आर, है ना। ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसको आप उसके परिमाण से भाग कर दो। ऐसे ही मैं यहां पर करूंगा, तो जब मैं यहां पर ये काम करूंगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये आर और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आर क्यूब। तो वेक्टर फॉर्म में फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। सदिश रूप में हम इस तरीके से लिखते हैं, सदिश रूप में हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हुआ, परिमाण लिखना हुआ तो ये लिखेंगे, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोला गया तो ये लिखेंगे। समझ में आ गई है बात। चलिए, तो इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, ये सारी बातें याद रखेंगे जो आगे पीछे हमने करी है और जो आज की क्लास में हमने करी है। आगे आने वाली क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।